जिस चीज़ का डर था वही हुआ और टीम इंडिया ने ना ही पहला मैच हारा है बल्कि सेमीफाइनल्स की उम्मीदों को भी झटका लगा है इस मैच के हारने की वजह से। और क्यों हम बात कर रहे थे बार-बार कि ये मैच बहुत इम्पोर्टेंट है टीम इंडिया के लिए या फिर न्यूज़ीलैंड के लिए। ग्रुप ऑफ डेथ में हम हैं, अगर यहाँ से कोई भी टीम हारती है उसके लिए आगे आने वाली राह बहुत ही कठिन होने वाली है, बहुत ही मुश्किलों से भरी होने वाली है। और ऐसा ही कुछ हुआ है। टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है 58 रन से। न्यूज़ीलैंड की शानदार परफॉर्मेंस, चाहे वो बैट के साथ हो जाए या बॉल के साथ हो जाए या फिर फील्डिंग में हो जाए। सो इंडिया को बहुत ही शर्मनाक हार का ये सामना करना पड़ा है और शुरुआत जो हम बोल रहे थे कि जिस तरह की होनी चाहिए, आप एक बड़े इवेंट में उतर रहे हो, आपको उसमें शुरुआत अच्छी चाहिए। ये कोई 7, 8, 10 मैचों का इवेंट नहीं है। यहाँ पे 4 ही मैचेज़ आपके होने वाले हैं, उसमें से पहला ही मैच जो कि बहुत ही वाइटल मैच था आपके लिए, वो आप हार चुके हैं। सो इसी पे आज बात करने जा रहे हैं हम कि क्या ऐसा हुआ कि जहाँ पे इंडिया कौन-सा ऐसा पॉइंट आया, कौन-सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था, जो कि हार की वजह बनी टीम इंडिया की इस पहले मैच में। और आपको बताना चलूँ कि इस जो पहला मैच है इसके बाद ये जो ग्रुप ऑफ डेथ में है यहाँ पे न्यूज़ीलैंड एक ऐसी टीम थी कि अगर ये मैच जीतते तो सेमीफाइनल की उम्मीदें हमारी बहुत अच्छी बन जाती। अगर ये मैच हारते तो हमारी सेमीफाइनल की उम्मीदों के बहुत ही कम चांसेस हो जाते। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, सेमीफाइनल की उम्मीदों को अभी अ, बाद में बात करेंगे हम इसके बारे में। पहले इस मैच के ऊपर आ जाते हैं। न्यूजीलैंड ने 58 रन से ये मैच जीता है और शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही है। इंडिया की तरफ से अ, टॉस से लेके अंत तक ऐसा कुछ हुआ जो उनके फेवर में गया हो। सो बुरी तरह से मतलब इससे बुरा शुरुआत या इससे बुरी स्टार्ट हो नहीं सकती थी इंडिया की इस टूर्नामेंट में। सो वैसा ही कुछ रहा और जो सारे मतलब एक रियलिटी चेक मिला है इंडिया को इस मैच में कि आपकी सारी जितनी भी कमियां थी वो एक्सपोज हो गई है। हम बार-बार यही बात करते हैं कि ये टीम इंडिया विमेन्स टीम जो है हमारी ऊपर के अगर बैटर्स अच्छा नहीं करते, टॉप ऑर्डर्स हमारे को अच्छा स्टार्ट नहीं दिलवाते हैं, तो उसके बाद हम 90% या मोर देन 90% मैचेस में स्ट्रगल करते हैं हमेशा। मिडल ऑर्डर हमारा इतना पुख्ता है नहीं, हम वो मैचेस निकाल नहीं पाते हैं। एटलीस्ट जब हमें 8 या उससे ऊपर का रन रेट, आस्किंग रन रेट दोबारा बल्लेबाजी करके, बाद में बल्लेबाजी करके चाहिए होता है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। सो ऐसा ही कुछ हुआ, मुझे एक ही डर था कल कि स्कोर तो बहुत ज़्यादा बड़ा खड़ा खरी कर ही दिया था न्यूज़ीलैंड ने। मतलब जिस तरह की कंडीशंस थी, बॉल रुक के आ रही थी बल्ले पे, दूसरी पारी में और ज़्यादा रुक के आ रही थी। वहीं शानदार स्ट्रैटेजी रही न्यूज़ीलैंड की तरफ से भी। बट शॉट सिलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की न्यूज़ीलैंड के बॉलर्स को। इंडिया के जो बैटर्स थे उनकी शॉट सिलेक्शन बहुत ही मतलब खराब थी। सो एक बार स्कोर कार्ड पे नजरें डालते हैं हम। ये 160 रन बनाए न्यूजीलैंड ने 4 विकेट खो के 20 ओवर्स में और जवाब में पीछा करते हुए इंडिया ने बनाए 102 रन। 19 ओवर में ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। तो मतलब ना कि यहाँ पे आप हारे हो बल्कि जो नेट रन रेट है आपका जो इस टूर्नामेंट में आगे जाके इस इस ग्रुप ऑफ डेथ में जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है उसमें भी आप बहुत ज्यादा पिछड़ गए हो। सो ये आप अगर बात करें, पहले टॉस जीत के न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी का फैसला किया और आई थिंक न्यूजीलैंड ने पिच को बहुत अच्छे तरीके से रीड किया। ड्यू का फैक्टर जरूर था, वो मन में था, बट उससे ज्यादा उनके दिमाग में ये चीज थी कि पहले पारी में बल्लेबाजी शायद थोड़ी आसान हो, दूसरी पारी में बॉल रुक के आएगा तो हम एक अच्छा खासा स्कोर लगा के खड़ा करके इंडिया को मुसीबत में डाल सकते हैं। सो वैसा ही कुछ किया और शानदार अच्छी स्टार्ट रही यहाँ पे सुजी बेट्स और जॉर्जिया फ्लेमर की तरफ से। और पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरा, 55 उन्होंने रन बना दिए। पहली पारी मतलब पहली बॉल से ही एक पॉजिटिव अटैकिंग अप्रोच के साथ आई थी न्यूजीलैंड की बैटर्स। उसके बाद अमिलिया कार आई नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने, पर वो कुछ खास कर नहीं पाई और स्ट्राइक रेट भी इंडिया के फेवर में ही जा रहा था उनका। फिर जो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बैटर जिसकी हमने कल बात भी की थी कि सोफी डिवाइन, कैप्टन और सबसे लीथल जो इनका बैटर है इनकी न्यूजीलैंड की, वो फिर से एक बार इंडिया को हर्ट किया उन्होंने।
57 रन बनाए, 36 गेंदों का सामना किया और शानदार पारी खेली, जहाँ पे मिडल ओवर्स में पारी एक बार लड़खड़ा रही थी, न्यूजीलैंड की रन्स नहीं आ रहे थे। वहाँ पे इन्होंने संभाला और अच्छा फिनिश किया एट द एंड और नॉट आउट रही है। उसके अलावा कुछ खास कर नहीं पाए बाकी बैटर्स। जोजिया क्लेमर ने शानदार एक और ओपनिंग आके 34 रन बनाए 23 बॉल्स में, 3 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया। शुजी बेट्स ने भी 27 रन की अच्छी पारी खेली। सो ये न्यूजीलैंड की पारी रही। 160 रन बनाए इन्होंने, अच्छा खासा पावर प्ले में इन्होंने सही किया। उसके बाद एक बार 14-15 ओवर तक ठीक ठाक जा रहे थे, बट उसके बाद इन्होंने फिनिश अच्छा किया। एक बार जो लग रहा था कि 145-150 में रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इंडिया, बट वो स्कोर फिर 160 ले गया। और 160 का एक बार आप स्कोर खड़ा कर देते हो, पिच आपका स्लो है, थोड़ा बॉल रुक के आ रहा है, वहां पे स्पिन इतना नहीं था, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को थोड़ी आसानी हुई। इंडिया स्पिनर्स के साथ जरूर गया था। आप यहीं पे मैं अगर इंडियन बॉलर्स की एक बार परफॉर्मेंस आपको दिखाऊं, सो इंडिया यहाँ पे 3 स्पिन ऑप्शन के साथ गया था। 6 टोटल गेंदबाजी के ऑप्शन थे यहाँ पे हमारे पास, 3 मीडियम पेस और 3 स्पिन ऑप्शन के, जिसमें से 2 राइट आर्म। यहाँ पे लेफ्ट आर्म का मुझे वही मैं यहाँ पे जो है और हो सकता था यहाँ पे बैटर की एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या स्पिन का ऑप्शन हरमनप्रीत के पास था। शायद मुझे लगता था कि उसके साथ जाना चाहिए था यहाँ पे। दीप्ति शर्मा का ये मतलब बहुत ही खराब गेम मैं मानूंगा, इतनी महंगी वो साबित हुई है। और फिर भी आई डोंट नो कि मतलब पहले ओवर से ही वो महंगी साबित होती आ रही थी, फिर भी उनके साथ वो 4 ओवर करवाए गए। क्या वहां पे पूजा वस्त्रकर या फिर किसी और बॉलर को यूज किया जा सकता था? मतलब ये एक यहाँ पे भी इंडिया थोड़ा सा शायद प्रेडिक्टेबल हो गई हरमनप्रीत कौर, कि हमारी मेन बॉलर है, इनके साथ हमें जाना चाहिए। वो ठीक है चीजें, बट किसी दिन अगर आपका दिन नहीं हो, आपके बॉलर का दिन नहीं हो, तो वहां पे मेरे हिसाब से उनके ओवर्स रोक लेने चाहिए थे और किसी और गेंदबाज से वो ओवर करवा लेने चाहिए थे। 6 बॉलर्स का ऑप्शन था, पावर प्ले में कुछ खास कर नहीं पाई, नई बॉल से विकेट नहीं मिला। रेणुका सिंह ने हालांकि बॉलिंग अच्छी की, 3 ओवर्स उन्होंने बहुत ही अच्छे डाले, चौथा ओवर उनका महंगा जरूर साबित हुआ। फिर बाद में आके उन्होंने 2 विकेट्स भी लिए। पूजा वस्त्रकर ने पहला ओवर किया, 9 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। उसके बाद रेणुका सिंह ठाकुर हर बार की तरह अच्छी परफॉर्मेंस, 4 ओवर 27 रन 2 विकेट। फिर जो दीप्ति शर्मा के ओवर है, ये कहीं ना कहीं 10-15 रन इनमें जो एक्स्ट्रा गए हैं, वहां पे इंडिया को थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ है। 4 ओवर में 45 रन इन्होंने दिए, कोई विकेट ही हासिल नहीं कर पाई। फिर अरुंधति रेड्डी 4 ओवर 28 रन 1 विकेट। आशा शोभला ने शानदार गेंदबाजी की, मतलब ये राइट आर्म लेग स्पिन, और इन पे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं टीम इंडिया को, और इन्होंने अच्छा भी किया। 4 ओवर में 22 रन देके 1 विकेट लिया। उसके बाद श्रेयंका पाटिल, मुझे मतलब ये चीज समझ नहीं आई कि इंडिया 2 राइट आर्म ऑफ स्पिन के साथ क्यों गई, क्योंकि आपको जरूरत पड़ती ही, अगर आपके सामने लेफ्ट हैंडर्स थे, तो अगर आपको जरूरत पड़ ही रही थी यहाँ पे, अगर होने भी थे लेफ्ट हैंडर न्यूजीलैंड की टीम में, इतने ज्यादा तो कोई लेफ्ट हैंडर्स थे भी नहीं। अगर फिर भी पड़ती तो हरमनप्रीत कौर फिर भी 1-2 ओवर डाल सकती थी यहाँ पे, बट एक आपके पास वो लेफ्ट आर्म का तो एलिमेंट ही खत्म हो गया राणा यादव को नहीं लेने की वजह से। सो यहाँ पे मैं वो टीम सिलेक्शन में वो एक जरूर कमी मानता हूँ कि वहां पे हमें राणा यादव के साथ जाना चाहिए था, और शायद से यहाँ से हम 10 से 15 ओवर, हम 15 रन बचा सकते थे, प्रेशर कम होता बल्लेबाजी यूनिट पे। बट बल्लेबाजी करने फिर आए हमारे बैटर्स, और पहला ओवर ठीक ठाक रहा, 11 रन आए पहले ओवर में, बट उसके बाद जैसे ही स्पिन इंट्रोड्यूस हुआ, पहले ही बॉल पे मतलब वो नथिंग शॉट था, कुछ भी शॉट नहीं था। आगे की गेंद है, गेंद सीधी आ रही है, नई बॉल है अभी भी, वैसे भी पिच में स्पिन नहीं है इतना, फिर भी मतलब आप इतना स्पिन खेलने का ट्राई कर रहे हो नई बॉल के साथ, वो सीधी रही और आउटसाइड एज लगा, सीधा कॉटन बॉल कार्सन के हाथों। कार्सन की पहली गेंद पे ही शेफाली वर्मा चलती बनी। उसके बाद प्रेशर आ गया था, मतलब जब जब इंडिया स्कोर का पीछा करती है और जब जब इंडिया चेज करती है, अच्छा, शेफाली वर्मा स्मृति का हमेशा उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छी स्टार्ट वो दिलवाती है पावर प्ले में, खास करके जब बड़े स्कोर का पीछा कर रही हो इंडिया, 150 150 प्लस 160। सो यहाँ पे इन दोनों की भूमिका और ज्यादा अहम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैच मुझे लग गया था कि यहाँ पे फंस गया है। फिर हरमनप्रीत कौर, ये कुछ मूव मुझे समझ नहीं आ रहा है नंबर 3 का। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जामिमा वुड बी अ बेटर चॉइस ओवर हियर नंबर 3 पोजीशन पे, या फिर आप
दीप्ति शर्मा के साथ भी जा सकते हो, मतलब आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना है। मैं तो नहीं चाहूँगा ऐसा, बट फिर भी आउट ऑफ द बॉक्स ही जाना है आपको। क्योंकि फिर हो क्या रहा है आपके, फिर 2 विकेट गिरने के बाद आपके मिडल ऑर्डर में या नीचे कोई स्ट्रोक प्लेयर ही नहीं है, जो मतलब अच्छे से रन गति को बढ़ा सके या मेंटेन कर सके, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। जमीमा है, बट वही सिंगल डबल के ऊपर ज़्यादा वो भरोसा करती है, वो पारी को एंकर कर सकती है, बट दूसरे छोर पे ऐसा चाहिए जो कि शॉट खेल सके। बट ऋचा घोष है, और ऋचा घोष पे क्या आप सेम ट्रस्ट करते हो जो हरमनप्रीत कौर पे करते हो? ये चीज़ मुझे कुछ खास समझ नहीं आया ये मूव, बल्कि हाँ, मैनेजमेंट टिका हुआ है और टिका भी रहेगा, होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने लंबे टाइम से डिसाइड कर रखा है, तो एक मैच के ऊपर तो उनको नहीं चेंज करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी टाइम रहते अगर ये सुधार लिया जाए, सो हरमनप्रीत को नंबर 4 पे, ऋचा घोष नंबर 5 पे, तो ये थोड़ा-सा बैटिंग ऑर्डर ठीक लगता है हमें। 8, 10, 12 ओवर में अंदर अगर बड़े शॉट्स खेलने वाले प्लेयर चाहिए तो वो है हमारे पास। तो किसी ने कुछ खास नहीं किया। फिर दूसरी विकेट एक छोटी-सी पार्टनरशिप लगती नज़र आ रही थी, बट स्मृति मंदाना, वही प्रेशर बढ़ रहा था, रन्स आ नहीं रहे थे। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ पे वो पकड़ी गई, बॉल थोड़ा-सा स्पिन हुआ, ग्रिप हुआ और थोड़ा-सा रुक के आया, और बल्ले के बीच में नहीं आई बॉल, फ्लैट कैच गया लॉन्ग ऑफ के पास। फिर हरमनप्रीत कौर और जामिमा रोड्रिग्स क्रीज पे आई, एक आध बाउंड्री लगी, ऐसे लग रहा था कि फिर से पारी रीबिल्ड हो रही है। वहां पे हरमन का बहुत ही खराब शॉट, मतलब ऐसा ही होता है कि आंख बंद करके वो मिड विकेट की तरफ चला रही है, और जो रोजमेरी मायर की जो बॉलिंग थी वो शानदार थी। कल तेज आ रही थी गेंद अंदर की तरफ पड़ के, या एंगल के साथ भी, बट फिर भी वो मतलब रन्स आ रहे थे ठीक ठाक। अगर वहां से भी ये विकेट नहीं गिरता तो इंडिया के लिए फिर भी एक चांस बना रहता, क्योंकि जामिया फिर भी अच्छा दिख रही थी कल। आप देखोगे मतलब 14 में 15 बनाए हरमनप्रीत कौर ने। फिर ली तहू जैसे ही अटैक पे आई, फिर मैच खत्म हो गया 2 ओवर्स के अंदर अंदर ही। मैच तो मुझे लगा कि जैसे ही शेफाली आउट हुई वहां पे ही 80% मैच इंडिया के हाथों से चला गया था, क्योंकि फिर वो मुझे लग रहा था कि एक और विकेट गिरेगा, और सॉरी, वहां पे फिर मुश्किलें आएंगी इंडिया के लिए। जमीमा रोड्रिग्स हो जाए या फिर हरमन हो जाए, स्मृति मंदाना हो जाए, क्योंकि वो पावर प्ले का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन इंडिया करता है, जब स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा दोनों एटलीस्ट 3, 4, 5 ओवर के लिए वो बैटिंग कर जाए, उसके बाद थोड़ी सी इंडिया को रिदम मिल जाता है, फिर वो पारी को बिल्ड कर सकते हैं उनके अराउंड, या फिर स्कोर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दीप्ति शर्मा, मुझे नहीं इनका मतलब वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन विद द बॉल और विद द बैट। फुल टॉसेस इनसे क्लियर नहीं हो रही है, फुल टॉस ये हाथ में मार रहे हैं, सर्किल इनसे क्लियर नहीं हो रहा है, इनर सर्किल फुल टॉसेस पे, मतलब इन 18 गेंदों में इनको 3 से 4 फुल टॉस मिली है, मतलब उनका फिर यूटिलाइजेशन नहीं करोगे आप। सो आगे चल के इस पे भी बात करेंगे कि कहीं ना कहीं तो ये लूप होल है यहाँ पे इंडियन इस टीम में, कि अ, यहाँ पे जो T20 आई स्किल्स आपको चाहिए, बाकी आप कंपैरिजन करते हो। खैर इस पे एक बार स्कोर कार्ड को गो थ्रू कर लेते हैं। अरुंधति रेड्डी 1, दीप्ति शर्मा 13, और पूजा वस्त्रकर 8, 7 श्रियंका पाटिल 6, आशा शोभना, रेणुका सिंह 0 पहली गेंद पे आउट हुई। मतलब यहाँ पे रो पढ़ के 102 रन का स्कोर बना पाई इंडिया, उसमें से भी 13 आपको एक्स्ट्रा मिले। मतलब न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी आपकी इतनी हेल्प कर दी। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स्ट्राज यहाँ पे कहीं दिख रहे हैं तो मुझे लेट मी सी, एक्स्ट्रा 8 रन एक्स्ट्रा दिए हैं, वो भी मतलब ठीक ठाक है, बट न्यूजीलैंड ने आपको 5-6 रन तो वैसे ही एक्स्ट्रा दे दिए यहाँ पे इस पारी में। और वो तो प्रेशर नहीं आया 10 ओवर के, 8 ओवर 7 ओवर के बाद, ये ज्यादातर जो एक्स्ट्राज है वो 6-7 ओवर में ही दे चुका था न्यूजीलैंड। इसमें से मैं सही हूँ तो यहाँ पे 13 में से 11 रन 12 रन तो वो पहले 7 या 6 ओवर में ही दे चुका था। मतलब जब तक प्रेशर था वो वाइड्स भी डल रही थी, कीपर से भी गेंद छूट रही थी। सो अगर वो प्रेशर 15, 16, 20 ओवर तक रहता तो मुझे लग रहा था यहाँ से ही इंडिया को 20 रन मिल जाते, 20 से 22 रन, और फिर आपके पास तो स्कोर ज्यादा कुछ बचता भी नहीं। सो न्यूजीलैंड तो हेल्प कर रहा था पूरी पूरी, फुल टॉसेस भी मिल रही थी, और ड्यू का फैक्टर भी मतलब आपने आने ही नहीं दिया। वहीं पे न्यूजीलैंड की अगर एक बार आप
बॉलिंग कार्ड देखोगे सारे ही गेंदबाजों ने अच्छी बॉलिंग की है। ईडन कार्सन थोड़ी-सी महँगी ज़रूर साबित हुई, पर इन्होंने जो पहली 2 सफलताएँ दिलवाई वही मैच ऑलमोस्ट न्यूज़ीलैंड की तरफ इन्होंने धकेल दिया था। जेस कर ने 3 ओवर में 13 रन जबकि उसके पहले ओवर में 11 रन जा चुके थे। उसके बाद शानदार कमबैक। ईडन कार्सन 4 ओवर 34 रन्स 2 विकेट। रोज़मेरी मायर पिक ऑफ द बॉलर्स 4 ओवर्स 19 रन्स 4 विकेट। जो मतलब इनका स्पेल था, पहला स्पेल शानदार था। गेंद पड़ के बहुत ही तेज आ रही थी। इन स्विंग शानदार हो रही थी। बट वहाँ पे अगर थोड़ा-सा भी संभल के खेलते तो उस इन स्विंग का फ़ायदा भी उठा रहे थे, उस उठा सकते थे, उस पेस का भी फ़ायदा उठा सकते थे इंडियन बैटर्स। अमिलिया कैर हर बार की तरह 4 ओवर 19 रन 1 विकेट, ये मतलब इंडिया के अगेंस्ट हर बार अच्छा परफ़ॉर्म करती है। फिर बची-खुची जो कसर थी वो ली तहूहू ने पूरी कर दी। एक्सपीरियंस गेंदबाज है इंडिया के अगेंस्ट, हर बार अच्छा करती है ये। और 4 ओवर 15 रन देके 3 विकेट इन्होंने लिए। सो जी, ये तो रहा स्कोर कार्ड यहाँ पे। और इस मैच में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि जहाँ पे इंडिया बहुत सी मतलब एक भी चीज यहाँ पे इंडिया के पक्ष में नहीं गई, या आप ये बोलो कि इंडिया ने ठीक नहीं की या अच्छी नहीं की यहाँ पे, चाहे वो शॉट सिलेक्शन हो जाए या गेंदबाजी हो जाए, फील्डिंग हो जाए। शुरुआती क्षणों में ही मैच के नर्वस नजर आए हमारे टीम, हमारे फील्डर्स। मिसफील्ड हुई पावर प्ले के अंदर, कैचेस छूटे। उसके बाद फिर आप चाहे टीम का सिलेक्शन ले लीजिए, मुझे एटलीस्ट एक जो बैटिंग में ठीक है, बैटिंग ऑर्डर या आपकी बैटिंग लाइनअप ठीक है, यहाँ पे आपको एक चेंज जरूर करना चाहिए था। यहाँ पे राधा यादव मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी एक आपके पास लेफ्ट आर्म। ठीक है, आप श्रियंका पाटिल की फॉर्म के साथ गए हो मे बी, और आने वाले मैचेस में मैं चाहूंगा कि वो एक आप लेफ्ट आर्म का भी एलिमेंट अपनी टीम में रखें। एक तो वो चीज गलत हुई। फिर आपका जो रन्स थे, ठीक है, बड़ा टारगेट था 161 रन का, बट वहां से अगर थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिक वाइज़ चलते तो स्कोर का पीछा कर सकते थे। इवन आफ्टर शेफाली वर्मा के जाने के बाद भी, वो अगर अच्छे से करते, स्ट्राइक रोटेशन अच्छे से रखते तो न्यूज़ीलैंड पे प्रेशर आता। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ड्यू का जो फैक्टर है वो अराउंड 10-12 ओवरों के बाद आता। अगर वहाँ पे प्रेशर, वहाँ तक इंडिया न्यूज़ीलैंड पे प्रेशर बनाए रखता, आस्किंग रेट 9 साढ़े 9 भी रहती, तो भी इंडिया के पास चांस था अगर विकेट्स हाथ में रहती। क्योंकि आप ये देखो, पावर प्ले में रन नहीं आए तो स्मृति मंदाना ने गलत शॉट खेला, बट फिर भी इतने विकेट गिरे, रन्स भी नहीं आ रहे थे, फिर भी अराउंड मोर देन 43 रन्स इंडिया ने कर लिए थे विद इन पावर प्ले, 3 विकेट खोने के बावजूद ये स्कोर बना लिया था हमने। अगर वो थोड़ा-सा और अच्छे से चलते तो अराउंड 45 रन्स भी इंडिया के पावर प्ले में बनते हैं यहाँ पे। अगर 15 ओवर में अराउंड 110 के 2 विकेट 3 विकेट खो के भी जाते लास्ट 5 ओवर में 50-52 रन ड्यू फैक्टर के साथ, तो इंडिया अपने आप को चांस अच्छा खासा दे सकता था वहां पे। बट वो इतना ओवर अटैकिंग हो जाना भी फिर ये आपको नुकसान में ही डालता है ये सब चीजें, क्योंकि अल्ट्रा अग्रेशन भी ठीक नहीं है, चाहे वो T20 आई ही क्यों ना हो। सो यहाँ पे एक वो प्रॉब्लम रही, शॉट सिलेक्शन बहुत ही खराब। और अ, अ, मतलब शॉट के पीछे जान नहीं लग रही, आई डोंट नो क्या हो रहा था। फुल टॉसेस क्लियर नहीं हो रही है हमारे हमसे। दीप्ति शर्मा को 3 से 4 फुल टॉस मिली, मतलब पिच से दूर जा रही है यार वो हल्की सी, इतना मतलब क्या ही आप इस पे बोलोगे। इससे खराब तो कुछ हो नहीं सकता। फिर आपका जो फिनिशर है उससे फुल टॉस घेरा पार नहीं हो रहा उस बैटर से, तो मतलब यहाँ पे आपको सोचने वाली चीज है। यहाँ पे कैप्टन ने बोला है हमारी कि ये जो हमारा स्क्वाड है, ये जो टीम है हमारी, ये अब तक की बेस्ट स्क्वाड है। T20I की अगर हम बात करें तो T20I वर्ल्ड कप की बात करें, अब तक का बेस्ट स्क्वाड हमारा है। बट ऐसी स्टार्ट मुझे नहीं लगता आज तक हुई है यहाँ पे। और ना कि हार है, बल्कि बहुत ही ज्यादा जो डिफरेंस है रन्स का, वो ज्यादा है, और वो नेट रन रेट में भी हमें आगे चल के नुकसान पहुंचाएगा। और उसके अलावा जो अप्रोच रही है और स्ट्रैटेजी रही है, उसमें कहीं न कहीं कमियाँ दिखाई दी मुझे, और उस पे भी हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो एक बार तो कंपैरिजन हम कर रहे हैं न्यूजीलैंड और इंडिया की जो इनिंग है उसका, और जो मतलब 11 से 20 का भी हम
क्या ही करें, इंडिया ने तो सब कुछ खो ही दिया था 11 ओवरों के बाद अपने मेन बैटर्स तो। पर यहाँ पे 1 से 10 ओवर्स का भी करें न्यूजीलैंड की तरफ से देखो आप तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की तहत बल्लेबाजी हुई है, यहाँ पे पावर प्ले में गए हैं वो। बट ये अभी कहना थोड़ा-सा आसान लग रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड का विकेट नहीं गिरा। इंडिया के विकेट गिरने के बावजूद आप देखोगे 43 रन्स उन्होंने कर लिए थे, 3 विकेट गिरने के बावजूद। मतलब यहाँ पे आपका 2 या 1 विकेट होता तो ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम था नहीं, आप बाद में जाके रिकवर कर सकते थे। उसके बाद आप देखोगे पहले 6 ओवरों में 55 रन न्यूजीलैंड ने बनाए, इंडिया ने बनाए 43 रन्स। और जो मेजर यहाँ पे डिफरेंस है वो है न्यूजीलैंड ने कोई विकेट नहीं खोया, इंडिया ने 3 विकेट ऑलरेडी यहाँ पे खो दिए थे। उसके बाद जो आने वाले 4 ओवर्स हैं वो इंडिया ने बहुत अच्छे डाले हैं। आप ये देखोगे यहाँ पे इस फेज में इंडिया ने ओनली 17 रन्स दिए और 2 विकेट्स भी चटकाए। चारों ओवर अच्छे थे यहाँ पे स्पिन का जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ। वहीं दूसरी तरफ देखोगे तो इंडिया ने इससे ज्यादा रन बनाए हैं, विकेट 3 गए हुए थे, बट फिर भी इंडिया मैनेज टू स्कोर 20 रन्स, 1 विकेट इनका गिरा। सो आप ये देखोगे पावर प्ले में अगर ये विकेट नहीं गिरता यहाँ पे तो इंडिया यहाँ से अपनी इनिंग को पेस भी कर सकता था। सो ये वाला फेज तो न्यूजीलैंड ने दोनों तरफ जीता, बल्लेबाजी में भी पावर प्ले वाला हो जाए 106 ओवर वाला, गेंदबाजी में भी जब वो गेंदबाजी का मौका आया उनका, तब यहाँ से 1 से 6 या 1 से 10 ओवर। उसके बाद आप 11 से 20 ओवर अगर आ जाओ आप, सो वहां पे आप देखोगे फिर यहाँ पे आप इंडिया की एक बार गेंदबाजी देखो तो 15 ओवर तक ठीक-ठाक चल रहे थे, बट उसके बाद जो फिनिश किया न्यूजीलैंड ने वो शानदार फिनिश किया। बट दूसरी तरफ देखो तो फिर कुछ बचा ही नहीं था। फिर तो ये था कि जैसे-तैसे ये कंसोलेशन एक स्कोर मिल जाए, 100 के पार इंडिया चली जाए, वो पहुंचा दिया था श्रियंका पाटिल और अ, दूसरी हमारी बैटर ने। सो वहाँ पे 1-2 बाउंड्रीज आ गई, 100 के पार पहुंच गए। अगर इस तरफ आप देखो तो लास्ट 4 ओवर में न्यूजीलैंड ने बनाए हैं 43 रन्स और अच्छा फिनिश किया। विकेट्स इन हैंड थी इनकी और जो इनके मेन बैटर्स थे वो क्रीज पे थे, चाहे वो सोफी डिवाइन हो जाए, जिनकी मतलब आपका मतलब सारी चीजें ही सही जा रही है। सोफी डिवाइन सब स्ट्रेटेजी के तहत आए थे, इसीलिए उनको नंबर 4 पे रखा गया है कि मिडल ओवर्स में रन्स आए हमारे, फिनिश हम अच्छा कर पाए। तो वो एक स्ट्रैटेजी काम कर गई, सोफी डिवाइन को मिडल ऑर्डर में उतारना लास्ट जो 4 ओवर में, जो कि इंडिया पकड़ सकता था 145-50 के अराउंड, वो 10-15 रन एक्स्ट्रा बन गए। वहां से ये मैच फिर इंडिया की गिरफ्त से थोड़ा बाहर हो गया था, क्योंकि वही है ना फिर कि आपको पहले 6 ओवर्स का यूटिलाइजेशन चाहिए। आप एक अगर 160 रन के ऊपर का पीछा कर रहे हो और उसमें भी यूटिलाइजेशन अगर आप बड़ा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको ये देखना होगा कि हम विकेट ज्यादा ना खोएं, विकेट्स इन हैंड रखें, ताकि फिर लास्ट में जाके जब ड्यू वाला फैक्टर आता 10 से 12 ओवर्स के बाद, फुल टॉसेस गिर रही थी जैसा कि मैंने बताया, अच्छी खासी बॉल छूट रही थी न्यूजीलैंड के बॉलर से विदाउट एनी प्रेशर। 5-6-7 विकेट खो चुकी थी इंडिया, उसके बावजूद वो गेंदबाजी गेंद सही नहीं निकल रही थी हाथ से, और वही प्रेशर होता इंडिया के हाथ में 8-7 विकेट्स होती, वहां पे 9 या 10 या 11 का भी रन रेट चाहिए होता। सो वहां पे न्यूजीलैंड फंसती। तो इंडिया ने वही एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे वो नहीं बना पाए, मैच को लास्ट तक वो नहीं खींच पाए, वो पहले 6 ओवर में ही मैच फिनिश हो गया। इस वजह से न्यूजीलैंड को ज्यादा प्रॉब्लम हुई। सोफी डिवाइन प्लेयर ऑफ द मैच, अगर मेरी हिसाब से आप मानो तो कंट्रोल में ज्यादा आप नहीं, 75%, बट एक T20 इनिंग्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। और स्कोर ये ज्यादातर रन्स विकेट के आगे ही बनाते हैं, चाहे वो कवर्स की तरफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग, और सारी आप बाउंड्रीज देखोगे 7 चौके लगाए इन्होंने, सारे विकेट के सामने की तरफ है, पीछे नहीं है। एक स्क्वायर लेग पे बाउंड्री जरूर है, उसके अलावा कवर्स कवर्स और लॉन्ग ऑफ के बीच में, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में और मिड विकेट पे। स्लॉग शॉट इनका फेवरेट है ही, और इससे इन्होंने 12 रन बनाए। और इसका आपको ज्यादा इससे पता चलेगा कि मिड विकेट की तरफ ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ज्यादातर विमेंस जो बैटर्स हैं वो मिड विकेट के रीजन में या स्क्वायर लेग के रीजन में अच्छे होते हैं, और स्वीप शॉट भी अच्छा होता है इनके पास। सो वो है आप इसका ये वैगन वही में देख सकते हो कि ज्यादातर रन इन्होंने विकेट के सामने ही बनाए, शानदार इनिंग। और जहाँ पे न्यूजीलैंड की पारी में जो 15-20 रन एक्स्ट्रा बने हैं उसमें
सबसे ज़्यादा योगदान इनकी कैप्टन सोफी डिवाइन का ही है और ये जो परफॉर्मेंस है, ये शायद से न्यूज़ीलैंड की सेमीफ़ाइनल की जो टिकट है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है और इम्पोर्टेंट मैच था। वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप जीतने के हिसाब से उनको हराया है उन्होंने और इंडिया की उम्मीदों को अभी तक तो झटका लगा है। जल्दी ही अपने आप को उठाना होगा इनको। एक बार अगर ये विनिंग प्रोबेबिलिटी ग्राफ पे एक बार नज़र डालो तो इंडिया की तरफ मैच आपको कहीं पे दिखेगा ही नहीं। एक बार मतलब आप ये देखो कि पावर प्ले में ये स्टार्टिंग का इसलिए दिख रहा है कि इंडिया का पलड़ा भारी था। न्यूज़ीलैंड के ऑन पेपर जब मैच स्टार्ट हुआ उससे पहले सबका मानना था कि इंडिया फेवरेट है इस मैच से पहले। उसके बाद पावर प्ले अच्छा हुआ, फिर 2 विकेट जैसे ही गिरे स्कोर में थोड़ा-सा ब्रेक लगा ऑलमोस्ट 1 से 6 ओवर के बाद 6 से 12 ओवर का जो फेज़ था उसमें न्यूज़ीलैंड ऑलमोस्ट 25 रन कर पाया, उससे भी कम। सो यहाँ पे इंडिया ने अच्छा खासा ब्रेक लगा लिया था न्यूज़ीलैंड के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैच 50% आया था, उसके बाद तो आपको ये ग्राफ है ना, ये ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा-सा ब्रेक लगा, उसके बाद ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मतलब पारी के अंत तक भी न्यूज़ीलैंड ऊपर था, उसके बाद 1 ओवर इंडिया की तरफ अच्छा आया, तो ये स्कोर आया, डिप आया थोड़ा। फिर 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ा-सा और डिप और क्योंकि हरमन और जमीमा ने 1-2 शॉट्स अच्छे लगाए थे। उसके बाद आप देखोगे कि मैच खत्म ही हो गया जैसे ही हरमनप्रीत कौर आउट हुई। यहाँ पे इस मोमेंट पे उनका विकेट गिरा है, उसके बाद आपका ये मैच खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। सो आपको इसको देख के पता चल ही रहा होगा कि यहाँ से मतलब इंडिया पूरे मैच के दौरान 1-2 अ, मोमेंट ऐसे थे जहाँ पे कि मैच इवन स्टीवन हुआ है। उसके अलावा तो हर ओवर, हर गेंद पे पहली बॉल से लेके लास्ट बॉल तक ये मैच न्यूज़ीलैंड की तरफ ही ज़्यादा झुका रहा और लास्ट में डिज़र्विंग विनर्स वो बन के आए।